नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई लोगों। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करता हूं आप बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे। मैं तो दोस्तों यही मानता हूं। आप दोस्तों अपने YouTube चैनल से जुड़े रहें। इस पे रोज क्लासें डाली जाती है। रोज आप पढ़ते रहिए दोस्तों। यानी जीके से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट दोस्तों आपको यहां से मिल जाएंगे। इसलिए आप हमेशा दोस्तों अपनी जितने भी समय की जो वीडियो क्लास डलती है वो जरूर देखें। दोस्तों मैंने पिछली क्लास में ही आपको बता दिया था कि आज अपना पढ़ने का विषय क्या रहेगा। आज का अपना पढ़ने का विषय है यूरोप महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप का विश्व के महाद्वीपों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करना आज अपनी पढ़ाई का महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आइए दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या यूरोप की सबसे लंबी नदी अमेजन है, नील नदी है, मिसौरी नदी है या फिर वोल्गा नदी है? दोस्तों यदि आप हमारी क्लासें लगातार ले रहे हैं, यानी इससे पहले मैंने दोस्तों महाद्वीपों की 4 वीडियो क्लासें डाल दी है, जिसमें 4 बड़े महाद्वीपों की चर्चा की है। एशिया महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप की, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। यदि आपने वो चारों वीडियो क्लासें ध्यान से देखी है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से दे दोगे। क्यों? क्योंकि इसके जो 3 ऑप्शन हैं, अमेजन, नील और मिसौरी, इनके बारे में दोस्तों पिछले महाद्वीपों वाली क्लास में हमने डिटेल से पढ़ा है। तो अपने पास में नया ऑप्शन ये एक ही आया है दोस्तों, वोल्गा नदी का। तो अपने क्वेश्चन का सही आंसर यही होगा। क्वेश्चन था यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी की लंबाई 3750 किलोमीटर है, जो मुख्य रूप से यूरोप महाद्वीप में बहती है। आप यहां यह जरूर ध्यान रखें कि यूरोप की सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है या यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों डेन्यूब। यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? डेन्यूब। डेन्यूब नदी को यूरोप की महत्वपूर्ण नदी क्यों माना जाता है? इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यह यूरोप महाद्वीप के लगभग 10 देशों से होकर गुजरती है और उन 10 देशों में से जो 5 इंपॉर्टेंट देश है ना दोस्तों, उनकी राजधानियां डेन्यूब नदी के किनारे ही है। इसलिए उन देशों में दोस्तों डेन्यूब नदी का बहुत ज्यादा व्यापारिक महत्व है और इसी महत्व के कारण, इसी प्रॉफिट के कारण डेन्यूब नदी को यूरोप की महत्वपूर्ण नदी माना जाता है या सबसे इंपॉर्टेंट नदी माना जाता है। तो दोनों के बारे में ध्यान रखना, थोड़ा सा डिफरेंट करके ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी बताओ तो आंसर वोल्गा नदी का देना, और पूछे यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी बताओ तो आंसर देना दोस्तों डेन्यूब नदी का। बाकी के 3 ऑप्शन देखिए। अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है या विश्व में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र बनाने वाली नदी है अमेजन। ध्यान रखना दोस्तों, अमेजन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की भी प्रमुख नदी है। इस अमेजन नदी के बेसिन में एनाकोंडा सर्प पाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व की कौन सी नदी में मुख्य रूप से विशालकाय एनाकोंडा सर्प पाया जाता है, तो वह नदी दोस्तों अमेजन नदी है। अमेजन नदी का बेसिन या अमेजन नदी का आसपास का क्षेत्र घने जंगलों के लिए भी जाना जाता है और यहाँ पर दोस्तों जो वर्षा वन पाए जाते हैं ना, उन वर्षा वनों को सेलवास के नाम से जाना जाता है। और इसी अमेजन बेसिन के घने जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है या लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से जाना जाता है। अमेजन नदी मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राजील देश से होकर गुजरती है। दूसरी नदी देखिए, नील नदी का ऑप्शन क्या कहता है? नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। 6470 किलोमीटर के आसपास इस नदी की लंबाई है। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप की भी यह सबसे लंबी नदी है। नील नदी का उद्गम होता है दोस्तों विक्टोरिया झील से, जो अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर स्थित है। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध विक्टोरिया झील कौन सी रेखा पर स्थित है? भूमध्य रेखा पर स्थित है और अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो इसी विक्टोरिया झील से
ये नदी निकलती है दोस्तों नील नदी, और ये अंत में भूमध्य सागर में गिरती है। इसी नील नदी के किनारे दोस्तों मिस्र की सभ्यता विकसित हुई। कौन से देश की सभ्यता? मिस्र की सभ्यता विकसित हुई। अतः मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र देश में ही विश्व प्रसिद्ध असवान बांध है, जो दोस्तों नील नदी के किनारे ही स्थित है। ध्यान रखना, विश्व प्रसिद्ध नासिर झील भी नील नदी के किनारे ही स्थित है। तो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी होने के साथ साथ अफ्रीका महाद्वीप की भी सबसे लंबी नदी है। मिसौरी नदी के बारे में क्या क्वेश्चन बनेगा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है, और विश्व का सबसे बड़ा पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। बच गया कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी क्यांग एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। विश्व स्तर पर एक और नदी बहती है दोस्तों, उसका नाम है कांगो नदी, और ये कांगो नदी दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। यह कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इस कांगो नदी की जल विद्युत क्षमता की जो संभावना है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी भविष्य में सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन कांगो नदी में किया जा सकता है। वर्तमान समय में दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन चीन देश में किया जा रहा है। कौन से देश में? चीन देश में। तो ऐसे क्वेश्चंस का दोस्तों आप जरूर ध्यान रखें। मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश क्या जापान को कहा जाता है, ब्रिटेन को कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है, या अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है? जापान एशिया महाद्वीप का देश है, ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप का देश है, नॉर्वे यूरोप महाद्वीप का देश है, और अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वी राज्य है, पूर्व में स्थित एक राज्य है। तो सबसे बढ़िया बात क्या है, यहाँ अपने से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। यहां हम दोस्तों यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में दोस्तों यूरोप महाद्वीप का कोई मेंशन नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश किसे कहते हैं। तो इसका आंसर किसी भी महाद्वीप का देश हो सकता है। देखिए कौन सा इसका सही आंसर है। मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश कहा जाता है दोस्तों नॉर्वे को। कौन से देश को कहा जाता है? नॉर्वे को, जो एक यूरोप महाद्वीप का ही देश है। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश कहा जाता है। इसी नॉर्वे में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार स्थित है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार कहाँ स्थित है? नॉर्वे में स्थित है, नॉर्वे के स्लेवबोर्ड स्थान पर स्थित है। नॉर्वे के बारे में अन्य क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि दुनिया में फियोर्ड तटों का देश किसे कहा जाता है, या कौन से देश को फियोर्ड तटों का देश कहा जाता है? तो दोस्तों वह देश नॉर्वे ही है। कौन सा है? नॉर्वे है। आप जरूर ध्यान रखना दोस्तों। नॉर्वे के बारे में और क्या ध्यान रखोगे आप? नॉर्वे की राजधानी है दोस्तों ओस्लो। कौन सी है? ओस्लो। और ये जो ओस्लो स्थान है ना दोस्तों, ये शांति के नोबेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में की गई थी। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष दोस्तों 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं, और ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 6 क्षेत्रों में से जो 5 क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार होते हैं ना, वो दोस्तों स्वीडन देश में दिए जाते हैं। जबकि जो 6वां नोबेल पुरस्कार है, एकमात्र जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाती है। 10 दिसंबर के बारे में आप एक और क्वेश्चन ध्यान रखोगे कि 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आप जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अरुणाचल प्रदेश के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य से होता है, और सबसे पहले सूर्यास्त भी कहां होता है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। अतः अरुणाचल प्रदेश भारत का वह राज्य है जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबसे पहले सूर्यास्त होता है। जबकि पश्चिम में स्थित गुजरात भारत का वह राज्य है जहां सबसे अंत में सूर्योदय होता है और सबसे अंत में ही सूर्यास्त होता है। जापान के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? यानी सूर्य से संबंधित क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, सूर्य उदय और सूर्यास्त से संबंधित क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, तो आपसे दोस्तों कहां से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस का यहां आंसर रखा गया है दोस्तों। जापान को दुनिया में उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं, या सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है।
जापान दोस्तों वर्तमान समय में तकनीकी ज्ञान या प्रौद्योगिकी ज्ञान के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ब्रिटेन के बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है? ब्रिटेन को दोस्तों सूर्यास्त का देश कहा जाता है। सूर्यास्त का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। सूर्योदय और सूर्यास्त से संबंधित चारों ऑप्शंस दोबारा देखिए। सूर्योदय का देश जापान, सूर्यास्त का देश ब्रिटेन, मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश नॉर्वे। भारत में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों कहां होते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे अंत में सूर्योदय और सूर्यास्त कहां होता है? गुजरात राज्य में। यदि यही क्वेश्चन राजस्थान के बारे में पूछ ले कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहां होते हैं, तो धौलपुर जिले में होते हैं। राजस्थान में सबसे अंत में सूर्योदय और सूर्यास्त कहां होता है, तो जैसलमेर में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोप का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? यह बहुत गजब का आंसर है दोस्तों, यह बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि दोस्तों महाद्वीपों के बारे में जरूर पूछा जाता है कि इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है और सबसे गहरा स्थान कौन सा है, या फिर ऊंचे स्थान के बारे में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है। तो ध्यान रखो दोस्तों, यहां देखिए यूरोप का सबसे गहरा स्थान क्या डेथ वैली है, कैस्पियन सागर है, मर्त सागर है, या फिर असाई झील है? चारों में से आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर की तह तक जाने के लिए सबसे पहले तो आप इनकी स्थिति देखिए कि ये कहां कहां स्थित है। डेथ वैली दोस्तों अमेरिका देश में स्थित है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। कैस्पियन सागर झील दोस्तों रूस देश में स्थित है। मर्त सागर इजराइल और जॉर्डन देशों के सीमा क्षेत्रों में स्थित है। और असाई झील दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। तो यूरोप का सबसे गहरा स्थान पूछ रहा है, तो इनमें से यूरोप महाद्वीप का देश कौन सा है? एकमात्र देश है दोस्तों रूस। तो यह आपका सही आंसर हो गया। यूरोप महाद्वीप का सबसे गहरा स्थान है कैस्पियन सागर झील, और समुद्र तल से इसकी औसत गहराई है दोस्तों 28 मीटर। कितनी है कैस्पियन सागर झील की औसत गहराई? 28 मीटर। कैस्पियन सागर झील के बारे में यह भी ध्यान रखना कि यह दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। जबकि दुनिया की सबसे खारी झील कौन सी है? वॉन झील, जो तुर्की देश में स्थित है। दुनिया की दूसरी सबसे खारी झील कौन सी है? मर्त सागर है, जो इजराइल और जॉर्डन देशों के सीमा क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है दोस्तों, विपरीत क्वेश्चन पूछ ले, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लेक सुपीरियर, जो अमेरिका में स्थित है। मर्त सागर संपूर्ण पृथ्वी का सबसे गहरा स्थलखंड है, यानी संपूर्ण पृथ्वी का सबसे गहरा स्थलखंड पूछ ले आपसे, तो आपका सही आंसर होगा मर्त सागर। यहां आप मेरियाना ट्रेंच मत कर देना, मेरियाना ट्रेंच को चैलेंजर गर्त भी बोला जाता है, तो मेरियाना ट्रेंच आंसर नहीं होगा, क्योंकि मेरियाना ट्रेंच तो पूरी पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है। यहां पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु नहीं पूछ रहा, पृथ्वी के स्थलीय भाग का सबसे गहरा स्थलखंड पूछा जा रहा है। तो सबसे गहरा स्थलखंड पूछे तो आंसर मर्त सागर होगा। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान पूछे तो मेरियाना ट्रेंच होगा, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। डेथ वैली, डेथ वैली दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे गहरा स्थान है। क्वेश्चन पूछ ले, डेथ वैली या मौत की गाठी ये कहां स्थित है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, और ये अमेरिका महाद्वीप का सबसे गहरा स्थान है। आप जरूर ध्यान रखें, ये जो मर्त सागर है, ये मर्त सागर पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान तो है ही, ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसलिए एशिया महाद्वीप का सबसे गहरा स्थान भी माना जाता है। मर्त सागर के बारे में आप एक और ध्यान रखना दोस्तों, ये दुनिया का सबसे गर्म स्थान है वर्तमान समय में। संपूर्ण पृथ्वी का वर्तमान समय में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? डेथ वैली या मौत की गाठी, जहां का औसत तापमान है दोस्तों गर्मियों में 55 डिग्री से 56 डिग्री के आसपास, यानी सेंटीग्रेड में। अगला क्वेश्चन देखें, संसार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? यानी यूरोप महाद्वीप के बारे में मुख्य रूप से जोर देके क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? क्या टोक्यो है, लंदन है, पेरिस है, या फिर ओंटारियो है? सबसे पहले तो ये ध्यान दें कि ये नगर कहां स्थित है। टोक्यो जापान की राजधानी है,
जापान देश की। लंदन इंग्लैंड या ब्रिटेन देश की राजधानी है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और ओंटेरियो कनाडा देश में स्थित है। कनाडा की राजधानी तो नहीं है, लेकिन कनाडा देश का दोस्तों प्रमुख शहर है ओंटेरियो। और ये ओंटेरियो सोने धातु से जुड़ा हुआ है। सोने में सबसे ज्यादा तन्यता पाई जाती है, ये बात आप जरूर ध्यान रखें। दुनिया में सबसे बड़ी सोने की खान ओंटेरियो कनाडा में है। सोने की सबसे बड़ी खान कहां पर है? कनाडा के ओंटेरियो स्थान पर। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन कहां होता है? पूरी दुनिया में दोस्तों सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन होता है चीन देश में। कभी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में भी मुख्य रूप से सोने का उत्पादन हुआ करता था। तो दक्षिण अफ्रीका का एक नगर है जोहान्सबर्ग, जिसे सोने का नगर कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों सोना उत्पादन की जो प्रमुख खाने हैं उन्हें कालगुल्ली और कुलगार्डी खानों के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रमुख सोना उत्पादक जो क्षेत्र है वो कर्नाटक राज्य में कोलार की खान है दोस्तों, कोलार और हुट्टी की खान। राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरा भूकिया और जगतपुरा भूकिया सोने के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। पेरिस पेरिस दुनिया का सबसे खूबसूरत नगर माना जाता है। विश्व का सबसे सुंदर नगर कौन सा है? पेरिस है। और भारत का सबसे सुंदर नगर किसे माना जाता है? चंडीगढ़ को माना जाता है। ध्यान रखना, विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर फ्रांस में ही स्थित है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस शहर में ही स्थित है। आप जरूर ध्यान रखिए। लंदन आपका सही आंसर होगा। लंदन दुनिया का सबसे बड़ा नगर माना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। एक टोक्यो टोक्यो दोस्तों जापान में स्थित है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देना है दोस्तों टोक्यो। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लंदन इंग्लैंड में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है? टोक्यो जापान में। भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है दोस्तों? भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है मुंबई, यानी भारत में सर्वाधिक आबादी वाला शहर मुंबई है। अगला क्वेश्चन देखें। यूरोप का खेल मैदान किसे कहते हैं? यूरोप महाद्वीप का खेल मैदान किसे कहा जाता है? क्या स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, वेटिकन सिटी को बोला जाता है, बाल्कन क्षेत्र को बोला जाता है, या फिनलैंड को बोला जाता है? दोस्तों इन सभी में आपका सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड। यूरोप का खेल मैदान दोस्तों स्विट्जरलैंड देश को कहा जाता है। और स्विट्जरलैंड पूरी दुनिया में सुंदर घड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यूरोप महाद्वीप में एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है दोस्तों आल्प्स पर्वतमाला। जैसे भारत में हिमालय है ना, वैसे ही यूरोप महाद्वीप में दोस्तों आल्प्स पर्वतमाला है। और उस आल्प्स पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार दोस्तों इसी स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। इसी स्विट्जरलैंड में दोस्तों एक और पर्वतमाला है जिसे जूरा पर्वतमाला कहा जाता है। और जूरा पर्वतमाला दुनिया की सबसे खूबसूरत पर्वतमाला मानी जाती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दुनिया की सबसे सुंदर पर्वतमाला कौन सी है? जूरा पर्वतमाला, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार यूरोप के कौन से देश में है? स्विट्जरलैंड में है। यूरोप महाद्वीप का वह देश कौन सा है जो सुंदर घड़ियां बनाने के लिए जाना जाता है? स्विट्जरलैंड है। और यूरोप का खेल मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को ही बोला जाता है। वेटिकन सिटी यह यूरोप के साथ साथ दुनिया का सबसे छोटा देश है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। बाल्कन को दोस्तों बारूद का पीपा बोला जाता है। कई बार दोस्तों कंपटीशन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बारूद का पीपा किसे कहा जाता है? बाल्कन को बारूद का पीपा कहा जाता है। फिनलैंड दोस्तों, फिनलैंड को पूरी दुनिया में दोस्तों झीलों का देश कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है, जो यूरोप महाद्वीप का एक देश है। भारत में झीलों का नगर श्रीनगर जम्मू कश्मीर को कहा जाता है, जबकि भारत में झीलों की नगरी या लेक सिटी राजस्थान के उदयपुर शहर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, संसार का अन्न भंडार किसे कहते हैं? या रोटी की डलिया के नाम से किस देश को जाना जाता है? छत्तीसगढ़ को, प्रेरीज को, क्यूबा को, या यूक्रेन को? सही आंसर होगा यूक्रेन। यूरोप महाद्वीप के यूक्रेन देश को विश्व में रोटी की डलिया कहा जाता है, या रोटी की डलिया के उपनाम के नाम से जाना जाता है।
इसे विश्व का अन्न भंडार भी कहा जाता है। देखिए क्यूबा, क्यूबा को दोस्तों पूरी दुनिया में चीनी का कटोरा कहा जाता है। यहाँ मुख्यतः चीनी का उत्पादन होता है। प्रेरीज, प्रेरीज दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है। क्वेश्चन आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? प्रेरीज कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में दोस्तों ऐसे घास के मैदानों को स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। और अफ्रीका में दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को वेल्ड के नाम से जाना जाता है। आप ऐसा जरूर ध्यान रखिए। और ये जो प्रेरीज है ना दोस्तों, यहां पर मुख्य रूप से गेहूं की खेती की जाती है, इसलिए विश्व में गेहूं की टोकरी किसे कहा जाता है? प्रेरीज घास के मैदानों को कहा जाता है। ध्यान रखना, गेहूं की टोकरी किसे कहा जाता है? प्रेरीज घास के मैदान, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। छत्तीसगढ़ को दोस्तों धान का कटोरा कहा जाता है। भारत में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ध्यान रखना, धान के खेतों के आसपास दोस्तों मीथेन गैस पाई जाती है, CH4 गैस पाई जाती है। कई बार दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि धान के खेतों के आसपास में कौन सी गैस के भंडार पाए जाते हैं? मीथेन गैस के भंडार पाए जाते हैं। तो भारत में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। क्वेश्चन आ जाए भारत में या दक्षिणी भारत में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी के डेल्टा को दक्षिणी भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है। गेहूं की टोकरी किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज घास के मैदानों को गेहूं की टोकरी कहा जाता है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच में कैरेबियन सागर का एक द्वीपीय देश है क्यूबा, जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। यूक्रेन को संसार का अन्न भंडार कहा जाता है या रोटी की डलिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लघु यूरोप की संज्ञा यूरोप महाद्वीप के किस देश को दी गई है? यानी यूरोप में किसे लघु यूरोप कहा जाता है? क्या इटली को कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है, फ्रांस को कहा जाता है या रूस को कहा जाता है? इटली, मिस्र, फ्रांस और रूस, इनमें से दोस्तों केवल मिस्र देश है ना अफ्रीका महाद्वीप में है। केवल मिस्र देश कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। और इस मिस्र देश को दोस्तों पिरामिडों का देश कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि मिस्र देश को किस प्रकार का देश कहा जाता है? इसे पिरामिडों का देश कहा जाता है दोस्तों। या अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में मृतकों का जो स्मारक बनाया जाता है दोस्तों त्रिकोणाकार, उसे ही पिरामिड बोला जाता है। तो दुनिया में पिरामिडों का देश मिस्र को कहा जाता है, जो अफ्रीका में स्थित है। फ्रांस आपका सही आंसर होगा। फ्रांस को लघु यूरोप की संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि पूरे यूरोप महाद्वीप में कृषि क्षेत्र के मामले में एकमात्र आत्मनिर्भर देश है फ्रांस। कौन सा देश है कृषि के मामले में एकमात्र आत्मनिर्भर? फ्रांस देश है। और इसीलिए दोस्तों फ्रांस देश को लघु यूरोप के नाम से जाना जाता है। देखिए रूस देश, रूस यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, इटली। इटली देश के बारे में आप क्या ध्यान रखोगे? इटली देश को यूरोप का भारत कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली देश को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों भारत की तरह इटली में भी आल्प्स पर्वतमाला है। जिस प्रकार भारत में हिमालय पर्वतमाला है, वैसे दोस्तों इटली में आल्प्स पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन, यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? या यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? क्या माउंट किलिमंजारो है? यह तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्या माउंट एल्ब्रूस है? यह सही आंसर है। यह रूस देश में स्थित है। इसलिए यूरोप महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा स्थान है वो माउंट एल्ब्रूस है और यह 5642 मीटर ऊंचा है, 5442 मीटर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एल्ब्रूस। यूरोप का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? कैस्पियन सागर झील। अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? माउंट किलिमंजारो, जो तंजानिया देश में स्थित है। गॉडविन ऑस्टिन के बारे में क्या है? गॉडविन ऑस्टिन दोस्तों भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, लेकिन पूर्ण रूप से भारत में ही स्थित है। वर्तमान समय में
पूर्ण रूप से भारत में स्थित स्वतंत्र रूप से जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन नहीं है, वह कंचनजंगा है जो भारत के सिक्किम राज्य में है। गॉडविन ऑस्टिन पूर्ण रूप से वर्तमान में भारत में क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों 1947-48 में भारत पाक के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद में ये गॉडविन ऑस्टिन पर्वत चोटी पीओके में आती है और इस पर वर्तमान समय में पाकिस्तान देश का अधिकार है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत दोस्तों जर्मनी देश में स्थित है। आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां पर स्थित है? जर्मनी देश में है। लेकिन ब्लैक माउंटेन्स कहां स्थित है? ब्लैक माउंटेन्स दोस्तों हिमालय का हिस्सा है और ये भूटान देश में स्थित है। भूटान में हिमालय के कुछ भाग को ब्लैक माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां पर स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड को फ्रांस से अलग कौन करता है? या कौन सी जल संधि करती है या कौन सी नहर करती है? इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है दोस्तों, क्या इंग्लिश चैनल करता है, क्या डेनमार्क जल संधि करती है, या फिर कील नहर करती है, या फिर दोस्तों डोवर जल संधि करती है? देखो जल संधि क्या होती है? जल संधि वह होती है जो दो स्थल भागों को तो अलग अलग करे और दो जलीय भागों को आपस में जोड़ दे। दो जलीय भागों को तो मिलाएं और दो स्थल भागों को अलग करें, उसे दोस्तों जल संधि के नाम से जाना जाता है। डोवर जल संधि आपका एकदम सही आंसर है। इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? डोवर जल संधि। कील नहर, कील नहर दुनिया की सबसे व्यस्त नहर है जो जर्मनी देश में स्थित है। डेनमार्क जल संधि, डेनमार्क जल संधि दोस्तों ग्रीनलैंड को आइसलैंड द्वीप से अलग करती है। ग्रीनलैंड को आइसलैंड द्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? डेनमार्क जल संधि है। आप इसका जरूर ध्यान रखें। यह भी जरूर ध्यान रखना ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इंग्लिश चैनल क्या करता है दोस्तों? इंग्लिश चैनल और डोवर जल संधि दोनों ही दोस्तों मिलते जुलते रूप हैं। डोवर जल संधि के बारे में तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग कौन करता है? यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग कौन करता है, या इंग्लैंड को फ्रांस से अलग कौन करता है? तब तो आपका आंसर होगा डोवर जल संधि। लेकिन क्वेश्चन दोस्तों ये आ जाए, क्वेश्चन ये आ जाए कि यूनाइटेड किंगडम को यूरोप से अलग कौन करता है? पूरे यूनाइटेड किंगडम को यूरोप से अलग कौन करता है? तब दोस्तों सही आंसर होगा इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता भी है। उत्तरी सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? इंग्लिश चैनल। और इंग्लिश चैनल दोस्तों यूरोप को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। यूनाइटेड किंगडम में दोस्तों मुख्य रूप से 4 देश आते हैं। एक तो इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आता है और उत्तरी आयरलैंड आता है। आप ये जरूर ध्यान रखिए। पेरिस कौन सी नदी के किनारे स्थित है? पेरिस के बारे में पूछ रहा है, जो यूरोप महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण शहर है। तो पेरिस शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? क्या टेम्स नदी के किनारे है, क्या पो नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है, या फिर डेन्यूब नदी के किनारे है? डेन्यूब के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यूरोप के 5 महत्वपूर्ण देशों की राजधानी डेन्यूब नदी के किनारे ही स्थित है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पेरिस कौन सी नदी के किनारे स्थित है? लेकिन डेन्यूब नदी के किनारे स्थित शहरों में दोस्तों पेरिस शामिल नहीं है। पेरिस शामिल नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए बेलग्रेड हो गया, बुखारेस्ट हो गया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना हो गई, ये दोस्तों डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। पेरिस तो दोस्तों सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के तट पर है और यही आपका सही आंसर है। पो नदी, पो नदी दोस्तों इटली देश में बहती है। पो नदी कौन से देश में बहती है? इटली देश में। और दोस्तों इस पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। इटली की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? पो नदी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखें। और ये भी पूछ ले आपसे यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो इटली को ही कहा जाता है। टेम्स, टेम्स नदी के किनारे तो दोस्तों लंदन शहर बसा हुआ है। जो यूरोप का सबसे बड़ा नगर है ना दोस्तों, लंदन शहर, ये इस टेम्स नदी के किनारे ही बसा हुआ है। कौन बाल्टिक देशों में शामिल नहीं है? ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है।
बाल्टिक देश दोस्तों यूरोप महाद्वीप में कई देशों को मिलाकर कई ग्रुपों में बांट दिया जाता है। जैसे स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज हो गई। स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज में दोस्तों नॉर्वे देश शामिल है, स्वीडन देश शामिल है, फिनलैंड देश शामिल है, आइसलैंड देश शामिल है। ये तो हो गए दोस्तों स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज। कुछ ग्रुप्स होते हैं दोस्तों जैसे यूनाइटेड किंगडम के हो गए। तो यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, उत्तरी आयरलैंड हो गया। ये 4 देश दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में आ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई बार बाल्टिक देशों के बारे में पूछ लिया जाता है या बाल्कन देशों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों बाल्टिक देशों में मुख्य रूप से 3 देश शामिल हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ये दोस्तों बाल्टिक सागर के किनारे स्थित हैं, इसलिए इन्हें बाल्टिक देश कहते हैं। तो बाल्टिक देशों में कौन से 3 देश आते हैं? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बाल्कन देशों में कौन कौन से देश आते हैं, यूनान और अल्बानिया, इसके अलावा रोमानिया। यूनान, अल्बानिया और रोमानिया ये बाल्कन देशों में आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, कौन बाल्टिक देशों में शामिल नहीं है? बाल्टिक देशों में जो शामिल नहीं है ना, उसके बारे में पूछा जा रहा है। एस्टोनिया ये एक बाल्टिक देश है, रोमानिया ये एक बाल्कन देश है, इसलिए सही आंसर दोस्तों यही हो जाएगा कि रोमानिया एक बाल्कन देशों के ग्रुप में शामिल है, बाल्टिक देशों के ग्रुप में शामिल नहीं है। बाल्टिक देशों में मुख्य रूप से 3 देश हैं, एक तो है एस्टोनिया, एक है लाटविया और तीसरा है दोस्तों लिथुआनिया। तो दोस्तों इस प्रकार से ये यूरोप महाद्वीप के बारे में आज हमने जानकारियां जुटाई है। ये यूरोप महाद्वीप में कंपटीशन एग्जाम्स में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़े हैं दोस्तों। यदि आपको अपना YouTube चैनल पसंद आया है, अपनी वीडियो क्लास से अच्छी लगी है, मेरी पढ़ाने की शैली अच्छी लगी है दोस्तों, तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।